बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हमारा टॉपिक जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एंटीबायोटिक वाला। तो पिछले लेक्चर में हमने सल्फोनामाइड को कंप्लीट किया, उसके अंदर को ट्राइमोक्साजोल को भी हमने देखा था जो कि सेफ्ट्रॉन की फॉर्म में आ रहा होता है। तो आज नेक्स्ट क्लास की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमारे पास पेनिसिलिन है जो कि सलवार सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही होती है। तो जैसे कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक फार्माकोलॉजी, उसकी बेसिक हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे होते हैं, और फिर जो है ना उसकी मेन क्लास की तरफ, उसकी ड्रग्स की तरफ जा रहे होते हैं, ताकि जो है ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज हमने जो है ना पेनिसिलिन यानी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सलवार सिंथेसिस इनहिबिटर के हवाले से। तो पेनिसिलिन के बारे में हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेनिसिलिन जो है ना अगर क्लास के हिसाब से चेक करें तो इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं, इस क्लास में भी आ रही होती है, या सलवार सिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे भी ये काम कर रही होती है। तो यानी ये दोनों क्लासेस, अगर आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं कि पेनिसिलिन उसके अंदर शामिल है, और अगर सलवार सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में पूछा जाएगा तब भी आप इसका नाम बता सकते हैं। अब उसके बाद जो है ना इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट था जिसने 1925 के अंदर इसको जो है ना पहली दफ़ा डिस्कवर किया था, और एनालिसिस करने के बाद यानी डिस्कवर करने के बाद जो है ना हमें इसके बारे में बताया, और इसका नाम जो है ना पेनिसिलिन इसलिए रखा था। किससे हासिल किया था? पेनिसिलिनियम नोटेटम, पेनिसिलिनियम नोटेटम से इसने हासिल किया था, यानी सिंथेसाइज किया था। और इसको जो ना थेराप्यूटिकली अगर यूज किया जाता है तो ये पेनिसिलिनियम क्रिसोजिनम इस फॉर्म में जो है ना इसको एज ए थेराप्यूटिक एक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आगे आगे इसकी क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमने मेजरली जो है ना इसकी दो क्लासेस पढ़ रहे हैं। मेजर के अंदर यानी एक नेचुरल है, एक सेमी सिंथेटिक है, उसके बाद है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन होगा। तो नेचुरल के अंदर देख सकते हैं हमारे पास पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी है जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और उसके बाद है प्रोकेन और बेंजाथाइन पेनिसिलिन है। अब ये नैरो स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने वजाहत से बताया था कि जो एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, स्पेसिफिक माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम कर रही होती है, यानी लिमिटेड सा रेंज उनका होता है, तो उनको हम क्या बोल रहे होते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक के अंदर अगर बात कर ले तो सबसे पहले हमारे पास ये होती है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस, यानी सिंपल पेनिसिलिन, ये वाली हमारे पास सिंपल यानी नेचुरल पेनिसिलिन है। अगर इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, यानी बैक्टीरिया ने अब अपने अंदर एक ऐसा एंजाइम की प्रोडक्शन यानी जिसको हम पेनिसिलिनेज बोल रहे हैं वो प्रोड्यूस कर लिया है, जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम जो है ना सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको सेमी सिंथेटिक बोल रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है मेथिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है और क्लोक्सासिलिन है। ये हमारे पास सेमी सिंथेटिक यानी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। और इसी तरीके से सेमी सिंथेटिक के अंदर एक और क्लास भी है जिसको हम अमाइनो पेनिसिलिन बोल रहे हैं। इसके अंदर आ रही है एम्पीसिलिन है, बिकासिलिन है, टाल्कमसिलिन है और अमोक्सिसिलिन है। अब इसका जो स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है। अब इससे क्या मुराद है? ये इससे ये मुराद है कि ये नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इनके दरमियान में इनकी एक्टिविटी आ रही होगी। यानी नैरो स्पेक्ट्रम में फॉर एग्जांपल किसी एंटीबायोटिक की स्पेसिफिक 3 से 4 बैक्टीरिया के लिए एक्टिविटी शो कर रहे थे, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम थी। अब ये एक्सटेंडेड से क्या मुराद है? यानी इससे बढ़ के होगी लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम से कम होगी। इससे बढ़ से क्या मुराद है? पहले 3 से 4 हम बोल रहे थे, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंडेड से क्या मुराद हो जाएगा? ये 6 से 7 जो है ना बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही होगी, लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो 10 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उनके दरमियान में जिनकी रेंज होगी उसको हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोल रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है। इसके अंदर यानी पेनिसिलिन प्लस ये अमाइनो पेनिसिलिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
इन कॉम्बिनेशन के जरिए से जब हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं उनको हम एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास है कार्बोक्सी पेंसिलिन है, ये कार्बोक्सी सब क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर कार्बोक्सी पेंसिलिन के अंदर हमारे पास है कार्बिनसिलिन है और टाइकार्सिलिन है, ये दो इसके अंदर आ रही है जो कि कार्बोक्सी पेंसिलिन के तौर पे काम कर रही है। उसके बाद है यूरिडो पेंसिलिन, हमारे पास है यूरिडो पेंसिलिन, ये भी एंटी सीडोमोनल पेंसिलिन के अंदर आ रही है। इसके अंदर है एजिलोसिलिन है, मेजिलोसिलिन है और पाइपेरासिलिन है, ये यानी 3 इसके अंदर मेजर है जो यूरिडो पेंसिलिन के तौर पे काम करेंगी। अब ये तो हमने बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, तो आगे 1 बाय 1 इन क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि इस क्लास का नाम हम बोल रहे हैं सेल्वाल सिंथेसिस इनहिबिटर बोल रहे हैं, तो सेल्वाल सिंथेसिस इनहिबिटर यानी अगर सेल्वाल की सिंथेसिस के प्रोसेस को अगर हम इनहिबिट करवा रहे हैं तो फिर किस हद तक इफेक्ट हो रहा है, उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहले हमें सेल्वाल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उस बैक्टीरिया के लिए। जब उसकी इंपॉर्टेंस का हमें पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हम सेल्वाल को ही क्यों सिंथेसाइज होने से उसको इनहिबिट क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्वाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेल्वाल जो है ना इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रही होती है, एक प्रॉपर उसको शेप दे रही होती है, और बाकी जो है ना उसको इन्वायरमेंट से जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए ताकि बैक्टीरिया का जो सेल है वो लाइसिस की तरफ ना हो, यानी उसकी ब्रेकडाउन ना हो। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जो है ना सेल्वाल की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी उसकी इंटेग्रिटी को बरकरार रखे होता है, उसको प्रॉपर शेप दिए होता है उस माइक्रोब्स को, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि उसके सेल की डेथ ना हो जाए, उसकी ब्रेकडाउन ना हो जाए। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है ना मॉलिक्यूल होता है, इम्पोर्टेंट केमिकल होता है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि पेप्टाइड चेन ग्लाइकेन चेन से और ये लिंक कर रहा होता है पेप्टाइड चेन के, यानी ये क्या कर रहा होता है कि इसने आपस में लिंक अप करवाना होता है, जिसकी वजह से जब लिंक अप हो रहे होते हैं ये पेप्टाइड चेन के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक अप हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि इस सेलवाल की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। अब इसको सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप ऑरेंज का अगर ऊपर वाला छिलका उतारेंगे तो उसके अंदर आप छोटी छोटी जो सफेद कलर की जो है ना लाइनिंग सी नजर आ रही होती है, तो वो बिल्कुल इसी चीज को शो कर रही होती है, वो लाइनिंग ही क्रॉस लिंकेज को शो कर रही है। उसी वजह से उसकी जो सलवार ऊपर होती है ऑरेंज के ऊपर, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, प्रॉपर शेप दे रही है। तो जब तक उनके दरमियान ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, किसके जरिए से, पेप्टाइड चेन के जरिए से आपस में क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, उस वक्त तक उसकी जो सलवार है उसके अंदर स्ट्रेंथ यानी वो कम होगी, यानी वो उसको प्रॉपर तरीके से ना तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ना ही इंटेग्रिटी दे सकेगी और ना ही प्रॉपर उसको शेप देगी। तो इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत जरूरी है। तो इस यहाँ तक जो ना आप लोगों को इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में और सलवार के चंद कंपोनेंट के बारे में बताया, बाकी जो रिमेनिंग है कंपोनेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना सलवार का ही मेन कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि ग्लाइकेन चेन जो है ना मेड अप ऑफ अल्टरिंग द शुगर मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल की तब्दीली आती जाएगी तो उसकी चेंज यानी उसकी प्रॉपर्टी उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर मेजर टाइप की जो शुगर पाई जा रही है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये एक टाइप है। दूसरी है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, यानी ये दो मेजर कंपोनेंट है जो कि इस ग्लाइकेन चेन इससे मिलके बनी होती है, यानी ये कॉम्पोजिशन है उसकी। अब ग्लाइकेन चेन जो होती है ये क्या कर रही होती है कि पेप्टाइड चेन को आपस में मिला के क्रॉस लिंक्ड यानी क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड कर रही होती है तो इसका मतलब है कि ये सलवार को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है ताकि वो मजबूती के साथ उसके सेल को बैक्टीरिया के सेल को मजबूती के साथ जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। अब उसके बाद क्या होगा
कि अब हमने देखा कि इसके अंदर मेजर यानी मेन कंपोनेंट क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है। इसकी वजह से आगे सिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। तो इसकी सिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है, तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक मौजूद होता है एंजाइम जिसको हम ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं। अब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ने क्या करना है, इस पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस करवानी है। जब इसकी सिंथेसिस करवाएगा तो फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन ये मॉलिक्यूल आगे हेल्प कर रहा होता है किसके अंदर, क्रॉस लिंकिंग के अंदर। जब क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है तो आप लोगों को पता है कि सेल वॉल की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, और उसके बाद ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ जो है ना इसको भी लिंक अप कर रही होती है। यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट मौजूद है जो आपस में लिंक अप हो रही होती है। तो बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की फॉर्म में हम बना रहे हैं, इसने क्या करना होता है, ये जाके इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड होना होता है। इसके साथ जो है ना केमिकल बॉन्ड यानी कोवलेंटली बॉन्ड के जरिए यानी कोवलेंट बॉन्ड बना रही होती है, बड़ी मजबूती के साथ उसके साथ जुड़ मतलब इकट्ठे अटैच हो जाती है। जब पेप्टाइडोग्लाइकेन ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ ये पेनिसिलिन यानी जिसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, ये जाके उसके साथ बाइंड हो जाएगी। किसके साथ, ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बाइंड हो जाएगी। तो फिर क्या करेगी कि ये इसकी सिंथेसिस को, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रही है, हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग के अंदर हेल्प करवा रही थी। तो इसने क्या करना है कि जब जो सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स हम दे रहे हैं या जिसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, जिसके अंदर एग्जांपल हमने पेनिसिलिन की पढ़ी है, तो ये जब हम दे रहे होंगे तो इसने क्या करना है, जाके पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवा देना है, क्योंकि उसके साथ बाइंड हो रही है किसके, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। जब उसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। जब इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी तो आपको पता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। और यही तो हम चाह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया की, उस माइक्रोब्स की सेल वॉल की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, हमने उसको जो है ना ब्रेक डाउन करवा देना है, यानी रोक देना है, इनहिबिट करवा देना है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से सेल वॉल की, तो क्या होगा, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल क्या हो जाएगा, अंडरगो लाइसिस, उसका सेल ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन की तरफ चला जाएगा। जब वो ब्रेक डाउन की तरफ चला जाएगा तो इस तरह उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसकी एक्टिविटी क्या कहलाएगी, बैक्टीरियोसाइडल कहलाएगी, क्योंकि वो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज नहीं होने दे रहा, और उसी वजह से बैक्टीरिया के जो सेल है वो लाइसिस की तरफ चला गया। इसकी वजह से बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे किल हो गया, तो उसकी एक्टिविटी को हम बैक्टीरियोसाइडल बोल रहे हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल जब यानी ये सारे के सारे एक स्कीम की, एक लाइन की फॉर्म में आपको सारी स्कीम बताई गई है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ये जाके प्रोटीन बाइंडिंग पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होगी। जब इसके साथ अटैचमेंट होगी है, क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो नहीं बन पाएगा। जब वो नहीं बन पाएगा तो ये सेल वॉल की सिंथेसिस है ये इनहिबिट हो जाएगी। जब सेल वॉल नहीं बन पाएगी तो कोई भी बैक्टीरिया का जो सेल है वो ऑटोमेटिकली लाइसिस की तरफ यानी सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना वो बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे डेथ की तरफ चला यानी किल हो जाता है। तो इस तरीके से पेनिसिलिन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देती है। तो जितनी भी इस क्लास की ड्रग हम पढ़ रहे होंगे पेनिसिलिन की, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की, तो बिल्कुल इसी पाथवे को, इसी स्टेप बाय स्टेप को, यानी उसने पेप्टाइडोग्लिन ये वाला पाथवे फॉलो करते हुए अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करना है। तो यहाँ तक आज जो है ना हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। कल से इंशाल्लाह जो रिमेनिंग इसका टॉपिक रह गया है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे मतलब पूछ सकते हैं। और दूसरा, आप खुद भी अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर किया करें ताकि उनको भी फायदा हो। और कोई भी अगर टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
अल्लाह हाफिज।